Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज की ये वीडियो जो है मैं पियर्सन काई स्क्वायर पे बनाने लगा हूँ। पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट को हम सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो कॉरिलेशन पे बनाई थी। कॉरिलेशन टेस्ट आपका पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, लेकिन ये जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो जैसे कॉरिलेशन में हमने बात करी थी कि जब दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के दरमियान आप एसोसिएशन चेक करते हैं तो आप कॉरिलेशन टेस्ट के जरिए करते हैं। लेकिन अगर आपके वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, ठीक है ना, ये कैटेगोरिकल का मतलब है कि वो नॉमिनल भी हो सकते हैं और ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, कैटेगरीज बनी हुई उनमें। दो कैटेगोरिकल वेरिएबल में एसोसिएशन चेक करने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के लिए एसपीएसएस आपका क्रॉस टेबुलेशन करता है, मतलब क्रॉस टेबल बनाता है, जिसको हम कॉन्टेंजेंसी टेबल भी कहते हैं। ये कॉन्टेंजेंसी टेबल आपके दो कैटेगोरिकल वेरिएबल की फ्रीक्वेंसीज को ज्वाइन करके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ओबेसिटी आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है और इसके आंसर ओबीस और नॉन ओबीस में है, और नी ऑस्टियो आर्थराइटिस भी आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है और इसके आंसर यस एंड नो में है। तो उसके ऊपर ये आपका क्रॉस टेबल बना हुआ है, जिसको हम कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं। तो अब एसपीएसएस तो हम देखते हैं कि डेटा किस तरीके से एसपीएसएस के ऊपर इंटर था। तो ये देखें, आपके एसपीएसएस की ये फाइल है। हमने डेटा के लिए दो वेरिएबल्स बनाए थे, एक का नाम था ओबेसिटी और एक का नाम था ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमने इनकी लेबलिंग करी थी। हमने 1 से ओबीस को जो है वो लेबल करवाया, और 2 से जो है हमने नॉन ओबीस को लेबल करवाया था। ठीक है। और इसी तरीके से हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में यस के लिए 1 वैल्यू दिया था और नो के लिए हमने 2 वैल्यू दिया था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा बनाया था और फिर ये 20 ऑब्जर्वेशन का डेटा हमने इस तरीके से इंटर किया हुआ। ठीक है। दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल है। हमें इन दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन चेक करना है। तो एसपीएसएस आपका ये टेबल जैसा मैंने यहाँ पर बनाया, एसपीएसएस भी इसी तरीके का टेबल बनाता है आपके लिए। तो ये फॉर एग्जांपल हम ये मैनुअली बनाया हुआ है कि इस आपके जो ऑब्जर्वेशन जो आपने एसपीएसएस में एंटर किए उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनको नी ऑर्थराइटिस भी है, मतलब उसमें नी ऑर्थराइटिस में उन्होंने यस यस ऑब्जर्व किया, और साथ साथ वो ओबीस भी है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आपके 7 ओबीस लोग ऐसे हैं जिन्होंने यस आंसर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग ऐसे हैं जो ओबीस भी हैं और साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस में उन्होंने यस भी कहा है। अच्छा, 4 लोग आपके ऐसे हैं जिन्होंने ओबीस में नो कहा है लेकिन उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, सॉरी, ओबीस में उन्होंने यस कहा है लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में उनका नो है। तो अगर हम चेक करते हैं एसपीएसएस को, तो आपके एक जो ओबीस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में उसने नो कहा है, 2 ओबीस है पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में उन्होंने नो कहा है, 3 ओबीस है पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में उन्होंने नो कहा है, और 4 ओबीस हैं। तो टोटल 4 ओबीस है जिसमें जिसमें उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस में नो कहा। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्रॉस टेबल जो है वो एसपीएसएस बनाता है, जैसे हमने यहाँ पर ये क्रॉस टेबल बनाया हुआ है। ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 20 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। इन्होंने ये कॉल रॉ के टोटल किया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर फिर रो का दोनों रॉ का टोटल है, और फिर यहाँ पर ये एक एक कॉलम का टोटल है, और फिर ये दोनों कॉलम को मिलाकर टोटल है। तो टोटल हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है। तो ओबीस जो है हमारे पास टोटल 11 है हमारे डेटा में, और जो नॉन ओबीस है वो 9 है, और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है वो 10 है, और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो भी 10 लोग होते हैं। टोटल यहाँ पर 20 ऑब्जर्वेशन है, उनके ये आंसर्स। अच्छा, अब ये जो हम जो है वो काई स्क्वायर को इस साइन से में इंडिकेट करते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट है और इसका मतलब होता है काय। ये ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट है। तो काय स्क्वायर को आप इस तरीके से भी जो है, इस सिंबल से भी जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। ये काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जो आपकी एसपीएसएस के अंदर होती है, ये ऑब्जर्व काउंट को एक्सपेक्टेड काउंट के साथ कंपेयर करवाती है। ठीक है ना। ऑब्जर्व काउंट तो ये है आपके, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑब्जर्व काउंट है आपके। ठीक है ना।
ये। और इसी तरीके से एसपीएससी आपको एक्सपेक्टेड काउंट भी जो है वो पीछे कैलकुलेट करता है। वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है, उसमें क्या फॉर्मूला लगाता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एसपीएससी आपका एक्सपेक्टेड काउंट को भी जो है वो कैलकुलेट करेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जर्व काउंट और एक्सपेक्टेड काउंट को कंपेयर करवा के बताएगा कि इनके इनके दरमियान सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है या नहीं। तो आपके ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं काई स्क्वायर टेस्ट लगाने की, ठीक है ना। ये तीन रिक्वायरमेंट है। ऊपर वाली रिक्वायरमेंट तो आपकी मस्ट आपको फुलफिल करनी है, लेकिन ये नीचे रिक्वायरमेंट में से अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल नहीं होती, तो फिर आप काई स्क्वायर के बजाय आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की पी वैल्यू को देखते हैं एसोसिएशन चेक करने के लिए। तो पहली तो आपकी मस्ट होनी चाहिए कि भाई आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान आपको एसोसिएशन चेक करनी है, चाहे आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई करें या फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करें। नीचे की जो आपकी ये दो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एसपीएसएस जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करके देगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के क्रॉस टेबल है, इस तरीके से क्रॉस टेबल के अंदर आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करेगा। तो आपकी जो लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस क्रॉस टेबल के अंदर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो हम लीस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो 3 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हुई वो भी आपकी जो है वो एक से ज्यादा आई, बड़ी आई, तो उसका मतलब होगा हम उस पर काई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी जो अजम्पशन है, जो रिक्वायरमेंट है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, कि आपके पास ऐसे सेल्स जिनके अंदर लेस देन 5 वैल्यू हो, वो ज्यादा से ज्यादा 20% होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20% से ज्यादा सेल्स के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 5 वैल्यू आती है, तो फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट के बजाय फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में हम देखें तो हम पर दो वैल्यूज ऐसी हैं जो 5 से छोटी हैं। तो चार में से दो वैल्यू का मतलब है कि 50% हमारे पास मोर देन 5, लेस देन 5 वैल्यूज मौजूद है। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम बात करें तो हम यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं। तो हम बाद में चेक करेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कितना परसेंट सेल्स हैं जिसमें लेस देन 5 की वैल्यू। तो अब जो है मैं टेस्ट अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है ना। और फिर जब टेस्ट अप्लाई कर लेंगे तो हम चेक करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है काई स्क्वायर का। अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो हम काई स्क्वायर की पी वैल्यू देखेंगे, अगर नहीं करते तो हम फिशर एग्जैक्ट की पी वैल्यू देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आपका डेटा है। डेटा में काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले एनालाइज में जाते हैं, फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं, फिर उसके बाद आप क्रॉस टेबल में जाते हैं। क्रॉस टेबल में जाने के बाद आप जो एक्सपोजर डेटा है वो रॉ में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। जो आपका आउटकम डेटा है वो आपका वेरिएबल जो है आप कॉलम में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम जो है वो रॉ के अंदर एक्सपोजर को शिफ्ट करते हैं। तो ओबेसिटी की वजह से लोगों को नी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस होता है, ये आउटकम है, तो उसको हमने कॉलम में शिफ्ट किया। टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, काई स्क्वायर पे टिक करेंगे, आप सेल्स में जाएंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब काउंट तो ऑलरेडी टिक है, हमें एक्सपेक्टेड काउंट भी देखना है साथ साथ, तो हम एक्सपेक्टेड पे भी टिक कर लेते हैं। परसेंटेज हमें रॉ में चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यू करके हम ओके करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये क्रॉस टेबुलेशन आएगा और नीचे काई स्क्वायर टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे। तो क्रॉस टेबुलेशन पे पहले हम चेक करते हैं। तो जैसे हमने मैन्युअली भी बनाया था क्रॉस टेबल, तो हमारे पास 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने नी और ऑस्टियोआर्थराइटिस में यस कहा था और वो ओबीज भी थे। 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नो कहा था पर वो ओबीज थे। इसी तरीके से 3 लोग ऐसे थे जो नॉन ओबीज थे पर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में उनका यस था आंसर। और 6 लोग ऐसे थे जिनको वो नॉन ओबीज भी थे और उनका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी नो आंसर था। तो ये हमारे ऑब्जर्व काउंट्स थे। ये एसपीएसएस ने कैलकुलेट किए किसी फार्मूले के तहत एक्सपेक्टेड काउंट्स। तो आपके इस सेल के अंदर एक्सपेक्टेड काउंट 5.5 है, इस सेल में भी 5.5 है, इस सेल के अंदर 4.5 है और दूसरे सेल के अंदर भी आपके 4.5। तो ये एक्सपेक्टेड काउंट एसपीएसएस ने एक फार्मूले के तहत कैलकुलेट किया, ठीक है। और जैसे कि हमने जो है वो रॉ में परसेंटेज टिक किया था, तो ये आपके रॉ में परसेंटेजेस आ गए। तो आपके पास 63.6% लोग ऐसे आपके डेटा में जो नी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस में उन्होंने यस का है और वो ओबीज भी है, ठीक है। 36.4% लोग आपके ऐसे हैं जो ओबीज हैं पर नी ऑस्ट्रोआर्थराइटिस में उन्होंने नो का। तो रॉ के अंदर आपका टोटल अगर आप 63.6 को 36.4 से आप के साथ प्लस कर दो तो 100% बन जाता है। तो इन्होंने ये रॉ के अंदर जो है वो परसेंटेज निकाली, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कॉलम में करते तो वो दोनों कॉलम को प्लस करके नीचे जो है वो 100% आपको दिखाता, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने 100% रॉ के अंदर परसेंटेजेस दिखाई। तो ये बात हो गई आपके क्रॉस टेबुलेशन की।
अब फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेक्टेड काउंट को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि आपकी लीस्ट फ्रिक्वेंसी जो है ना कम से कम 1 होनी चाहिए, तो आपकी लीस्ट फ्रिक्वेंसी 3 है, ये 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने सेकंड जो अजम्पशन है वो भी फिलफिल कर ली। फर्स्ट अजम्पशन हमारी ये थी कि वेरिएबल कैटेगोरिकल होने चाहिए। सेकंड अजम्पशन ये थी कि आपका लीस्ट काउंट एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो ये 1 से ज्यादा है। ठीक है। थर्ड अजम्पशन ये थी कि आपके पास ऐसे सेल जिसके अंदर वैल्यू 5 से कम आती है वो ज्यादा से ज्यादा 20% होने चाहिए। तो आपके पास दो सेल ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सपेक्टेड काउंट जो है वो 5 से कम आया है, तो चार में से दो सेल का मतलब है 50%। तो काई स्क्वायर टेस्ट के नीचे भी आपकी जो है ये बात लिखी हुई होती है कि दो सेल मतलब 50% सेल्स के अंदर एक्सपेक्टेड काउंट आपका लेस देन 5 है। तो इसका मतलब है कि हम थर्ड एजम्पशन को फुलफिल नहीं कर पाए, थर्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए। तो हम पियर्सन काई स्क्वायर के बजाय फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की पी वैल्यू चेक करेंगे एसोसिएशन चेक करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की जो पी वैल्यू है, जो टू साइडेड पी वैल्यू है, वो 0.370, जो 0.05 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन ओबेसिटी एंड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब ये चीज हम जो है वो इसके इंटरप्रिटेशन में लिखने वाले हैं। पहले तो हमने हमें अपनी अजम्पशन चेक करने के, हमने जो अजम्पशन चेक कर ली थी उसके रिजल्ट्स कैसे लिखेंगे। तो हमने जो फर्स्ट अजम्पशन थी वो फुलफिल की थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि बोथ वेरिएबल्स आर कैटेगोरिकल। सेकंड अजम्पशन ये थी हमारा लीस्ट एक्सपेक्टेड काउंट जो है वो 1 होना चाहिए, तो हाँ हमारा एटलीस्ट 1 होना चाहिए, लेकिन हमारा ज्यादा है, तो ये भी अजम्पशन हमने फुलफिल करी। 4.50 हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट। जो थर्ड अजम्पशन थी जो हमने वायलेट करी है वो ये है कि टू फोर में से टू सेल्स के अंदर आपका लेस देन 5 काउंट था, तो वो 50% बनता है। इस वजह से हमने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई किया, काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं किया। जब हमने टेस्ट अप्लाई किया तो उसके रिजल्ट्स को हमें 6 स्टेप्स में लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 6 स्टेप्स हैं। तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के लिए 6 स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है वो हाइपोथेसिस का है। इसमें आप पहली जो हेडिंग होती है वो आपकी नल हाइपोथेसिस की होती है, दूसरी हेडिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की होती है। नल हाइपोथेसिस में आप लिखते हो कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जो भी दो वेरिएबल्स हैं आपके, ओबेसिटी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अल्टरनेटिव में लिखते हो कि आप देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन ओबेसिटी एंड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं गिवन था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हमने स्टैंडर्ड लिया, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट हमने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई किया है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट काई स्क्वायर की फुलफिल नहीं हुई कंप्लीट। ठीक है, पी वैल्यू हमारी 0.370 आई थी। और जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, वो ये है कि आपकी पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा आती है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कंक्लूड किया अपने रिजल्ट्स के बेस पे कि हियर p value is greater than alpha, so we fail to reject null hypothesis and conclude that there is no statistically significant association between obesity and knee osteoarthritis, क्योंकि हमारी p वैल्यू जो है वो अल्फा से ज्यादा आएगी, तो इनके दरमियान कोई भी एसोसिएशन नहीं है। तो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती तो फिर हम काई स्क्वायर की पी वैल्यू देखते और फिर उस पर 6 स्टेप्स लिखते, लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई। थर्ड जो हमारी assumption थी वो हमारी फुलफिल नहीं हुई थी, वायलेट हो गए थे, जब भी हमने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की पी वैल्यू देखी थी और उसके ऊपर फिर हमने 6 स्टेप्स लिखे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।